वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। आज इस व्लॉग में हम जानेंगे सारनाथ के बारे में। सारनाथ भारत के स्वर्ण इतिहास की गवाही देती ये पवित्र भूमि। सारनाथ का मुख्य नाम जो बौद्ध साहित्य में पाया जाता है वो है ऋषिपत्तन। आगे चल कर के यही नाम मृगदाव या मृगदावा नाम से प्रसिद्ध हुआ और आगे जा कर के ये सारंगनाथ यानी हिरणों के नाथ वही नाम का अपभ्रंश होकर नाम बना सारनाथ। दोस्तों, सारनाथ एक्सप्लोर करने के लिए वैसे तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वाराणसी जंक्शन, लेकिन मुंबई की ओर से हमने आते हुए हम बनारस रेलवे स्टेशन उतरे, जहां से 12 किलोमीटर बाय रोड हम पहुंचे शिवम होटल। क्योंकि ये जो होटल है वो रेलवे स्टेशन और सारनाथ के बीचों बीच की जगह है, तो इसलिए कन्वीनियंट है। इसी के अपोजिट साइड में चाइना टेम्पल भी है। और अब हम पहुंचे हैं सारनाथ की उस मुख्य भूमि पर। यह जगह भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रिजर्व की गई जगह है और ये जगह लोकेटेड है अनागरिक धम्मपाल रोड के ऊपर। और यहाँ से हम एंटर करेंगे इस पवित्र भूमि पर। यहाँ एंटर करते ही इसी के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चेक इन होता है और राइट साइड में सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है इस जगह के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इसके लिए जानकारी आप पॉज करके पढ़ सकते हो या तो स्क्रीनशॉट निकाल के भी पढ़ सकते हो। और उसी के साथ साथ ये इस पवित्र भूमि का ये नक्शा जिसको आप देख सकते हो जूम इन करके, और सारनाथ के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर लिखी गई है अलग अलग लैंग्वेज में। इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़ और तमिल में लिखी गई है जिसको आप पढ़ सकते हो। और जिस स्ट्रक्चर में ये लिखा गया है, जिस शेप में लिखा गया है, वो धम्मिक स्तूप जो यहाँ का फेमस स्तूप है उसी शेप में इसकी लिखावट भी की गई है। सो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जगह तथागत बुद्ध के पदस्पर्शों से पावन जगह है। तथागत बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया बिहार से निकले तो पैदल चल के 11 दिन वो सारनाथ पहुँचे, जहाँ पर 5 भिक्खु जिनको पंचवर्गीय भिक्खु कहते हैं वो इसी जगह पर रुके हुए थे और उनको मिलने के लिए तथागत बुद्ध यहाँ पर आए थे इसी जगह पर, जिसकी जानकारी हम अगले एपिसोड में लेंगे। और इसी गेट के एंट्रेंस के गेट के बिल्कुल सामने की ओर हमें दिखाई पड़ता है एक डियर पार्क, जहाँ पर आज भी काफ़ी सारे हिरन हमें दिखाई देते हैं। उस डियर पार्क के बिल्कुल पीछे एक कनाल है, जो कनाल वहुड़ा में अटैच है और वो वहुड़ा गंगा नदी में अटैच है। तो इससे ये साफ हमें दिखाई पड़ता है कि जब जब फ्लड या बाढ़ आई होगी, उस बाढ़ की वजह से ये सारा इतिहास और ये इतिहास की चीज़ें मिट्टी में दफन होती गई होंगी। और ये 700 सालों तक ये सारी जो दबी हुई चीज़ें थी उनको मैकेंजी के माध्यम से ढूंढा गया, रिसर्च किया गया और 1815 में इसकी फिर से खुदाई हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने अपनी फीस से इसकी खुदाई की और उसके बाद फिर जॉन मार्शल, मेजर किट्टो, दयाराम साहनी, मिश्रा ऑटल, इन सारे आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पर खुदाई करी और आज ये जो चीज़ें हमें देखने मिलती हैं वो चीज़ें उन्होंने यहाँ से रिसर्च कर बाहर निकाली। इसी भूमि से पाया गया
अशोका स्तंभ यानी अशोकन पिलर। यही से भारत की राजमुद्रा भी प्राप्त हुई। सम्राट अशोक ने बड़े पत्थर छोटे पत्थरों पर मैसेज लिखे और ये लिखकर उन पत्थरों को जो सारे तीर्थ स्थल है वहाँ पर स्थापित किया, क्योंकि बुद्धा के फॉलोअर्स उन तीर्थ स्थलों पर आए, तीर्थ यात्री वहाँ पर आए और वहाँ पर आके उस मैसेज को पढ़े और उस मैसेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उनको फॉलो करें। इसलिए इस तरीके के पिलर्स बनवाए गए। यहाँ पर पिलर की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट निकाल करके। इस वक्त आपके सामने जो पत्थर दिख रहे हैं ये अशोकन पिलर के टूटे हुए 3 पार्ट हैं। दोस्तों, इस पिलर को बनाने के लिए ये जो पत्थर यूज किया गया है वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के चुनार से लाया गया पत्थर है, जो कि यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ से बोट के माध्यम से ये इस स्थान पर लाया गया और इस पिलर के ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में 3 राजाओं के शासनादेश हैं, मैसेजेस हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है सम्राट अशोका जी का मैसेज, दूसरा है अश्वघोष यानी कुषाण काल के राजाओं का मैसेज और तीसरा मैसेज है गुप्तकालीन राजाओं का मैसेज। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है सम्राट अशोका का। उन्होंने इस पर लिखा हुआ है कि भिक्षु भिक्षुनियाँ हमेशा संगठन बना के रहे, संगठन में फूट ना पड़े। ये मैसेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इस अशोकन पिलर पर लिखा गया है। 24 जुलाई 1950 को भारत सरकार ने अशोकन पिलर, अशोका चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया। इसी पिलर का अपर पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है, वो 4 मुंह वाला शेर, जिसे भारत की राजमुद्रा कहा गया, वो फिलहाल सारनाथ के म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। उसके कुछ फोटोग्राफ्स हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देता है मूलगंधक कुटी बुद्ध विहार। यह ढांचा उस बहुत बड़े और ऊंचे मंदिर का है जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध खुद बैठकर मेडिटेशन किया करते थे। चीनी यात्री हुआन संग के अनुसार इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 61 मीटर, मतलब दिखने में यह दूसरा महाबोधि विहार था। उनके वर्णन के अनुसार गंगा किनारे से यह विहार साफ दिखाई देता होगा। इस विहार की ये मोटी दीवारें उस बुलंद संरचना को आधार देने के लिए बनाई गई। ये विहार चौरस आकार पर बांधा गया है, यानी स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बांधा गया है, जिसको हर बाजू से नापने पर 18.29 मीटर्स नापा जा सकता है। इस मंदिर की बनावट के अंदाज से तथा डेकोरेटिव लुक से, प्रतिरूप से यह बात पक्की होती है कि इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में किया गया है। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूरब दिशा की ओर यानी ईस्ट साइड में आयताकृति मंडप के साथ दिखाई देता है। सामने की ओर लंबा खुला बहुत बड़ा आंगन दिखाई पड़ता है और यह मंदिर नागर शैली में बनवाया गया। इस मंदिर की कार्विंग महाबोधि बुद्ध विहार की तरह की गई है और उसका सबूत है ये गिरे हुए बहुत बड़े अवशेष तथा पत्थर। उसके ऊपर की गई नक्काशी आप देख सकते हैं। हुआन सुन के अनुसार लिखा गया है कि इस मंदिर के 4 मुख्य दरवाजे थे
और इसके अंदर एक सोने की मूर्ति हुआ करती थी। तो जब सूर्य की किरणें निकलती थी पूरब की ओर से तो उस स्टैचू पर पड़ती थी और ये पूरा परिसर उस रोशनी से खिल उठता था। लेकिन वह मूर्ति आज तक नहीं पाई गई। मूलगंध यानी बुद्ध जिस जगह मेडिटेशन करते थे, उनके शरीर से जो तरंगे निकलती थी, मूलगंध यानी बुद्ध जिस जगह मेडिटेशन करते थे, तब उनके शरीर की तरंगों से पशु पक्षी खींचे चले आते थे। लोगों की तो बात ही क्या करनी। और उनके शरीर से चंदन का सुगंध आता था और यहाँ एक बहुत ही मनमोहक वातावरण निर्माण होता था। और इसीलिए इस जगह का नाम, इस विहार का नाम रखा गया मूलगंध कुटी। आगे बढ़ते हैं पंचायतन मंदिर की ओर। इसी मंडप के एंड होते ही हमें पंचायतन मंदिर दिखाई देता है। वाराणसी की एक श्रेष्ठ पुत्र जिनका नाम था यश, वो पहले भिक्षु बन गए पंचवर्गीय भिक्षु के बाद, और उन्होंने अपने साथ 54 लोगों के साथ वो भिक्षु संघ में शामिल हुए और पहला जो संघ बना वो 60 भिक्षुओं के साथ, और तब से संघं शरणं गच्छामि शब्द की शुरुआत हुई और इन्हीं 60 लोगों ने इसी धरती से बुद्धिज्म को पूरी दुनिया में फैलाया। और इसीलिए यह पंचायतन मंदिर बांधा गया यश और 54 लोगों की याद में। और आज इस पर जो बनावट की गई है वो हर्षवर्धन काल में बांधा गया, मतलब 1400 साल पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन आज उसको मेंटेन करने के लिए फिर से उसके ऊपर बनावट की गई है। आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देता है धमेक स्तूप, जो यहाँ की मुख्य आकर्षण केंद्र है। लगभग 2300 साल पहले इसे बनवाया था महान चक्रवर्ती सम्राट अशोका ने, और उसी के ऊपर फिर 800 साल बाद इस स्तूप का पुनर्निर्माण किया गया, जो कि गुप्त काल के राजाओं ने किया था। माना यह जाता है कि इसी जगह पर तथागत बुद्ध ने प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के माध्यम से 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था। यह स्तूप दिखने में बहुत बड़े बुर्ज जैसा दिखता है, जो लगभग 30 मीटर व्यास से नापा जा सकता है और ऊंचाई में कम से कम 43 मीटर्स 43 मीटर्स इसकी ऊंचाई आज दिखती है। गुप्त काल में इस स्तंभ पर काफी बारीक नक्काशी की गई है। आज भी यह मान्यता है कि बुद्ध के अवशेष इस स्तूप के अंदर हो सकते हैं, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। यही वो जगह है जहां से बुद्धिज्म का जन्म हुआ और बुद्ध की शिक्षा पूरी दुनिया में फैली। इस पवित्र भूमि पर कई अंतर्राष्ट्रीय यात्री आकर बुद्ध के पद स्पर्श से पुनीत इस धरती पर नतमस्तक होना चाहते हैं, जहां धर्म चक्र गतिमान हुआ और मानव मुक्ति का, दुख मुक्ति का मार्ग दुनिया को पता चला। इसी बात की गवाही देता और अपने साथ कई रहस्य ले खड़ा यह स्तूप, जिसका नाम धमेक स्तूप।